नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आज हम पढ़ेंगे 17 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी के। लेकिन उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। तो कल का पहला करंट अफेयर पूछा गया था, केंटन आर मिलर अवार्ड वैश्विक स्थिरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर था ए, डॉक्टर सोनाली घोष को केंटन आर मिलर अवार्ड प्रदान किया गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, किस नदी पर 76 गीगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाने की घोषणा की गई? उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर 76 गीगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाने की घोषणा की गई। 2047 तक स्थापित हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवजात शिशुओं में गर्भवती महिलाओं में होने वाले ट्रिपल एलिमिनेशन को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में मालदीव को डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया कि ये माता के गर्भ में होने वाले एक विशेष प्रकार की बीमारी ट्रिपल एलिमिनेशन को समाप्त कर दिया। दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया मालदीव जो इस बीमारी को समाप्त कर दिया। चौथा प्रश्न पूछा गया था, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक विश्व स्तरीय एआई डेटा सेंटर कैंपस खोलने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? उत्तर होगा गूगल के द्वारा। गूगल और अडानी मिलकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास एआई डेटा सेंटर स्थापित करेंगे। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया? उत्तर ए, 30 नवंबर 2025 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। छठा प्रश्न पूछा गया था, भारत और मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो उत्तर सी, 10 समझौता ज्ञापन हुआ भारत और मंगोलिया के मध्य। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 के लिए अनुमानित है। उत्तर होगा सी, 6.6% हमारे भारत की जीडीपी वृद्धि दर इस वर्ष रहेगी, इस वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में रहेगी, ऐसा आईएमएफ ने कहा। उत्तर हमारा सी होगा। लेकिन उससे खास बात आप याद रखिएगा कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद आईएमएफ ने भारत की विकास दर, जीडीपी वृद्धि दर या जीडीपी विकास दर को 6.4% से बढ़ा करके 6.6% कर दिया। उसने कहा अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पर बढ़ाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भारत का जीडीपी ग्रोथ 0.2% ज्यादा होगा। इससे पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, आरबीआई ने अनुमान लगाया था 6.8% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। विश्व बैंक ने बताया 6.5% हमारे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी इस वित्तीय वर्ष के लिए, 2025-26 का है सब। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने बताया 6.5% ग्रोथ रेट रहेगा हमारे भारत के विकास दर का। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार 2025 शांति के क्षेत्र में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? उत्तर होगा ए, मारिया कोरिया माचाडो। नाम आपको एक वर्ष तक याद रखना है, महत्वपूर्ण है। शांति के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिया माचाडो को प्रदान कर दिया गया। डिटेल कवर करिएगा। मारिया कोरिया माचाडो वेनेजुएला देश की विपक्ष की नेता हैं। इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी घोषणा किया गया साथियों 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा सारे नोबेल। कुछ बात याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से। नोबेल पुरस्कार जो होता है उसमें स्वीडिश एकेडमी जो संस्थान है उसके द्वारा हर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश से ही दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी से। लेकिन ये जो शांति के क्षेत्र का है, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी से दिया जाता है। शांति के क्षेत्र का नॉर्वे से दिया जाता है और बाकी जो है वो स्वीडन देश से दिया जाता है, याद रखेंगे। ये राजस्व निरीक्षक का परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय की बात करें तो 3 लोग, मदर टेरेसा 1979, दलाई लामा 1989 और कैलाश सत्यार्थी 2014। ये 3 नाम आप याद रखे रहेंगे। मदर टेरेसा साथियों विदेशी थी लेकिन भारत की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया था। दलाई लामा भी तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु है लेकिन भारत की तरफ से ही नॉमिनेट किया गया था। सन भी इनका याद रखे रहेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है ऐसे। जैसे दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र का किस वर्ष मिला? तो 1989 में। मदर टेरेसा को 1979 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ। तीसरा प्रश्न पूछा गया, सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया? उत्तर होगा ए, LIMBS। ये लाइव डैशबोर्ड है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए, लिम्स नाम से। डिटेल देखिएगा साथियों। LIMBS जो है इसका फुल फॉर्म है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ये साथियों 2015 में ही शुरू हो गया था। लिम्स कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन इसी लिम्स के अंतर्गत एक लाइव केस डैशबोर्ड शुरुआत किया गया है। इसका उद्घाटन हुआ है 14 अक्टूबर 2025 को अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया है, जो विधि मंत्री है हमारे देश के। और कहां से हुआ? तो नई दिल्ली से किया गया। नई दिल्ली से। होता क्या है इसमें,
तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य जो जिला अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उन सभी में रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए, मतलब आप ऑनलाइन जो है मुकदमों की सुनवाई को देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं इस डैशबोर्ड के माध्यम से, LIMBS लिम्स डैशबोर्ड। चौथा प्रश्न पूछा गया, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में महिला कार्यबल भागीदारी बढ़कर कितनी हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे भारत में पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं। पहले जो है महिलाओं में कार्यबल के लिए, मतलब कि जो है काम करने की जो क्षमता होती है या काम करने की इच्छा होती है वो कम थी, और टोटल 23% मात्र महिलाएं, 23% महिलाएं मात्र कार्य करती थी। लेकिन अभी जो है ये इस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार महिला कार्यबल भागीदारी 42% हो गई है। उत्तर देखिएगा, 42% हो गई है महिला कार्यबल। थोड़ा डिटेल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पूर्व में साथियों, इससे पहले जो 2017-18 का आंकड़ा था उसके अनुसार महिला कार्यबल 23% था, यानी 100 में से मात्र 23 महिलाएं वर्किंग थी, कार्य कर रही थी। अभी क्या हुआ है, जो नया आंकड़ा है, नया आंकड़ा किस वर्ष आया है, यहाँ देखिएगा 2023-24 का आंकड़ा आया, उसके अनुसार 42% महिला कार्यबल हमारे देश में हो गया है। थोड़ा सा एक और पॉइंट, श्रम और रोजगार मंत्री कौन, तो मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया जी हमारे देश के श्रम और रोजगार मंत्री हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में सही कथन नहीं है। ध्यानपूर्वक प्रश्न के अंतिम तक पढ़ करके टिक करिएगा। पूछा गया सही नहीं है, ऐसे पीसीएस में सिनॉप्स किया गया था साथियों प्रश्न। देखिएगा, महत्वपूर्ण भी है ये इंडेक्स में, पासपोर्ट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक और शांति सूचकांक सब महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, शीर्ष स्थान पर सिंगापुर रहा, जिसके पासपोर्ट से 193 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं, ये बात सत्य है। भारत 5 स्थान गिरकर 85वें स्थान पर आ गया, ये भी सही है। चीन 64वें स्थान पर रहा, ये भी सही है। अंतिम स्थान पर पाकिस्तान है, ये गलत है, ये होगा अफगानिस्तान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार लास्ट देश जो है वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और चीन 64वें स्थान पर है। एशिया में प्रथम है चीन, एशिया में फर्स्ट कौन है, चीन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार। दुनिया में शीर्ष पर कौन है, सिंगापुर। पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है, किसी भी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, उस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा के आप कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिना वीजा के हम सिंगापुर के पासपोर्ट से यात्रा कर सकते हैं, जिसके पासपोर्ट से, मतलब सिंगापुर का पासपोर्ट अगर रहेगा तो आप 193 देश, मतलब लगभग लगभग सभी देश कवर हो जाते हैं साथियों। 200 के लगभग में देश हैं दुनिया में, 193 देशों में बिना वीजा के सिंगापुर के पासपोर्ट धारी जा सकते हैं, इसलिए यह फर्स्ट रैंक पर है सिंगापुर का। और हमारा भारत साथियों पिछले वर्ष 80वें स्थान पर था पासपोर्ट, अभी जो है 85वें स्थान पर आ गया, ये भी याद रख रहेंगे। और एशिया में चीन है और दुनिया में एशिया का स्थान 64वां है। अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है। सारे प्रश्न को हमने कवर कर दिया साथियों, उत्तर होगा डी। छठा प्रश्न पूछा गया, किस देश के लिए निलंबित डाक सेवा पुनः शुरू हुई? उत्तर होगा यूएसए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, शायद एक मंथ पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अमेरिका में जो पोस्ट ऑफिस सेवा थी, डाक सेवा थी, वो सस्पेंड कर दी गई थी। अमेरिका ने कुछ शुल्क परिवर्तन आदि किया था, इसी कारणों से इसको बंद कर दिया गया था, पुनः से यह सेवा बहाल हो गया। देखिए क्या है, 22 अगस्त 2025 से ये सस्पेंड हुआ था व्यवस्था। अमेरिका के साथ डाक सेवा बंद कब हुआ था, 22 अगस्त को। 15 अक्टूबर 2025 से पुनः यह बहाल हो गया, पुनः शुरू हो गया। अमेरिका ने कार्यकारी कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें कम मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय पार्सल पर आयात शुल्क वसूलने का तरीका बदल दिया था, इन्हीं कारणों से बंद किया गया था। क्या कारण था, कार्यकारी आदेश जारी किया जिसने कम मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय पार्सल पर आयात शुल्क वसूलने का तरीका बदल दिया था अमेरिका ने, इसीलिए यह हमारे भारतीय डाक सेवा को बंद कर दिया गया था 22 अगस्त से। सातवां प्रश्न पूछा गया, यूपीआई उपयोग के मामले में किस राज्य ने सबसे तेज वृद्धि की? उत्तर होगा ए, तेलंगाना। तेलंगाना ने साथियों यूपीआई में रिकॉर्ड ग्रोथ किया। अपने यहाँ जो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, उसमें सबसे ज्यादा उपयोग करके रिकॉर्ड बनाया तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना ने यूपीआई का सबसे ज्यादा देश में उपयोग किया। यूपीआई क्या है, यूनिफाइड इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में शुरू हुआ था। इसको शुरू किया था एनपीसीआई में, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये शुरू हुआ था 2008 में। एनपीसीआई का गठन किसने किया था, आरबीआई ने किया था, और इसके साथ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने। आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर 2008 में एनपीसीआई का गठन किया, और एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई का गठन कर दिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आठवां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया? विश्व एनेस्थीसिया दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस और विश्व एनेस्थीसिया दिवस दोनों है 16 अक्टूबर को। एनेस्थीसिया साथियों 3 प्रकार का होता है। एनेस्थीसिया होता क्या है, जब कोई रोगी होता है उसका शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन करना रहता है, तो उसे पहले उसको कुछ इंजेक्शन या दवा दिया जाता है, जिससे उसकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं और उसको दर्द वो महसूस नहीं होता है, उसी को एनेस्थीसिया कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एनेस्थीसिया 3 प्रकार का होता है, एक होता है लोकल लोकल एनेस्थीसिया, एक होता है रीजनल रीजनल एनेस्थीसिया और एक होता है जनरल जनरल एनेस्थीसिया। ये 3 प्रकार का होता है, लोकल, रीजनल और जनरल। उत्तर हम चेक कर लेते हैं साथियों। उत्तर था 16 अक्टूबर विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये था आज का 17 अक्टूबर का करंट अफेयर। कैसा लगा आपका क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उन सभी का वेलकम। अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल पर जीएस हिंदी करंट अफेयर पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।